हेलो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट टॉपिक पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशंस आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर होता क्या है, उसके बाद हम उसके कुछ दो एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए स्टूडेंट्स। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है तो नोटिफिकेशन सबसे पहले रिसीव करने के लिए हिट द बेल आइकन बटन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर सबसे पहले आप समझ लीजिए होता क्या है। देखिए, पोटेंशियोमीटर के आपके नाम से पता चल रहा है मीटर जो नापता है पोटेंशियो यानी पोटेंशियल को। तो पोटेंशियल को नापने वाला मीटर पोटेंशियोमीटर। आपने 10th क्लास से एक डिवाइस पढ़ा होगा वोल्ट मीटर। अब आप सोचेंगे वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में डिफरेंस क्या है। तो वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज नापते हैं यानी पोटेंशियल नापते हैं और पोटेंशियोमीटर से भी हम पोटेंशियल ही नापते हैं। अब डिफरेंस इनमें क्या है? डिफरेंस ये है, मेजर डिफरेंस ये है कि जो वोल्ट मीटर होता है वो आपका इतना एक्यूरेटली मेजर नहीं करता है जितना कि ये करता है। ये कुछ बड़े एक्सपेरिमेंट्स में आपको इसकी यूज़ पड़ती है, जहाँ आपकी जो अगर वोल्टेज थोड़ी सी गलत हो जाए तो वो रिजल्ट आपका पूरा अफेक्ट हो सकता है। वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, वरना वोल्ट मीटर आपका फाइन डिवाइस है, वहाँ पर वो काम करेगा जहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत आपको नहीं है। तो यानी पहला पॉइंट ये है कि ज़्यादा एक्यूरेसी आपको देता है पोटेंशियोमीटर और कम एक्यूरेसी आपको देता है वोल्ट मीटर। हो सकता है आपका वोल्ट मीटर में रिजल्ट आ रहा हो 5 वोल्ट और इसमें आपका रिजल्ट आ जाए 5.2 वोल्ट, तो ये थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट होता है उस तरह से। और इसका ड्रॉबैक ये है कि ये एक बहुत बड़ा डिवाइस होता है, बहुत भारी भरकम डिवाइस होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर थोड़ा बाद में समझेंगे आप यहाँ पर। वैसे ये बहुत बड़ा डिवाइस होता है, बहुत भारी भी होता है, स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेता है। वोल्ट मीटर छोटा सा प्यारा सा डिवाइस होता है, कुल्लू इस तरह से आप उसको रख सकते हैं कहीं भी बच्चे की तरह उठा करके। तो वो छोटा डिवाइस होता है, इसलिए उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसको कम यूज़ किया जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है बहुत ज़्यादा। एक्यूरेट रिजल्ट देगा तो भाई टाइम भी लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ऐसे करेंगे 15 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा। वोल्ट मीटर लगाओ, फिट करो, आ गया रिजल्ट। तो इसलिए वोल्ट मीटर को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले इसमें जो पोटेंशियोमीटर डिवाइस होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए पूरा जो डिवाइस होता है ये एक वुडन बोर्ड पर हमारा होता है। जैसा कि आप भी पिक्चर में ऊपर देख सकते हैं, ये एक पूरा वुडन बोर्ड में डिवाइस होता है। तो पिक्चर देख लिया आपने अच्छे से। अब देखिए क्या होता है, इसमें लगी होती हैं मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन की वायर्स। ये देखिए, अब देखिए डिपेंड करता है कि वायर यहाँ पर 500 सेंटीमीटर की है, ये 300 लिखा है, ये 100 हुई, फिर 200 हुई, फिर 300, 400, 500। तो बहुत लंबी वायर इसमें लगी होती है। देखिए ये 500 सेंटीमीटर का हमने ले रखा है। हो सकता है आप अपने स्कूल में इसका प्रैक्टिकल करें, कॉलेज में प्रैक्टिकल करें तो ये 1000 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, यानी एक तरह से 10 मीटर की भी ये हो सकती है। फिलहाल हमारे पास 500 सेंटीमीटर वाली जो वायर वाला पोटेंशियोमीटर है वो है। तो ये 100 सेंटीमीटर हुई, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500। तो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन जो एलॉयज होते हैं उनकी वायर हम यहाँ पर यूज करते हैं, और साथ में कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं। कॉपर स्ट्रिप्स इसलिए होती हैं क्योंकि इनका जो वायर होती हैं, इनका जो रेजिस्टिविटी होता है या रेजिस्टेंस होता है ये हाई होता है, और ये जो कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं इनका काफ़ी लो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस होता है, जिससे क्या होता है हमारा सर्किट भी कंप्लीट हो जाता है और इनका कोई अपना खास रेजिस्टेंस होता भी नहीं, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बच जाता है कुछ इन वायर्स का ही बस। तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 500 सेंटीमीटर की एक वायर है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक वुडन बोर्ड पर ये हमारा होता है, और एक कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन वायर यहाँ पर होती है, कॉपर स्ट्रिप्स यहाँ पर लगी होती हैं। उसके बाद इस पूरे सिस्टम को जोड़ा जाता है एक रियोस्टैट के साथ। रियोस्टैट के साथ क्यों जोड़ा जाता है वो थोड़ा बाद में बताऊंगा। एक बैटरी यहाँ पर होती है, इस बैटरी का ईएमएफ है, हम इसको फिलहाल ई नाम दे देते हैं। तो एक बैटरी होती है। अब ये जो बैटरी होती है, ये जो पूरा सर्किट है हमारा या फिर पूरा पोटेंशियोमीटर है, इसमें एक कांस्टेंट करंट भेजती है। अब कांस्टेंट करंट है तो हमें पता भी तो होना चाहिए यार वो कांस्टेंट है या नहीं है। तो कांस्टेंट करंट पता करने के लिए यहाँ पर एक अमीटर लगा होता है। अगर उसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है यानी करंट कांस्टेंट है, अगर वो बार बार हिल रहा है मतलब कांस्टेंट करंट नहीं है। तो यहाँ पर कोई ऐसा डिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है, कांस्टेंट करंट हमारे पास होता है, वो ये चेक करता है। अब भाई ये जितना देर चलेगा तो इसका थोड़ा थोड़ा हीटअप होगा हल्का फुल्का, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ेगा वैसे नॉर्मली। तो क्या होगा बताइए क्या होगा? होगा ये कि
अब ये जो रियोस्टेट है इसका काम शुरू होगा। जैसे ही थोड़ा रेजिस्टेंस चेंज हुआ, हम रियोस्टेट से वापस इसका रेजिस्टेंस मेंटेन कर देंगे भाई। और ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस अगर चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा, और करंट हमें कांस्टेंट रखना है। तो करंट कांस्टेंट रखने के लिए हम रेजिस्टेंस इस रियोस्टेट से मेंटेन करते रहते हैं। अब यहाँ पर एक स्केल लगा है, डबल साइडेड ये स्केल है। आपको कंफ्यूजन हो रही होगी डबल साइडेड ये क्यों है। तो जैसे ही आप इस पॉइंट से यहाँ पर मूव करते हैं, ये हो जाता है हमारा 100 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ से जाएंगे तो भाई ऐसा तो है नहीं कि आप 100 से मेजर करेंगे, यहाँ जाकर ये, इसलिए यहाँ पर दूसरा स्केल दिया जाता है। देखिए यहाँ पर आएंगे 10, यहाँ पर आएंगे 20, यहाँ पर आएंगे 90, यहाँ पर आएंगे 100, यहाँ पर आएंगे तो ये वाला स्केल शुरू हो जाएगा 10, 110, 120, 130, 140, 200। उसके बाद यहाँ पर आएंगे 210, 220, 230, 240, 290 और यहाँ पर 300। इसी तरह से यहाँ तक 500 सेंटीमीटर लंबी वायर हमने यहाँ पर ले रखी है। तो ये था कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो आइए अब डिस्कस करते हैं किस प्रिंसिपल पर काम करता है हमारा पोटेंशियोमीटर। अच्छा भाई, उससे पहले मुझे गलती यहाँ पर दिख रही है। ये जो वायर है ये 500 सेंटीमीटर की है, तो ये एक पूरा एक कॉपर स्ट्रिप होगा भाई। यहाँ पर कुछ इस तरह से ये पूरा एक कॉपर स्ट्रिप यहाँ पर भी होगा, ठीक है। अब देखो इसका प्रिंसिपल क्या होता है। देखो अगर आपके पास अगर कोई वायर है और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो यूनिफॉर्म है, जैसे ये वायर हमारे पास है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो यूनिफॉर्म है, ये वाला एरिया। ऐसी वायर नहीं कि भैया यहाँ से ऐसी है, यहाँ से मोटी हो रही है, यहाँ से पतली हो रही है, ऐसी वायर नहीं, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वायर की। अगर आपके पास कोई ऐसी वायर है जिसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है वो यूनिफॉर्म है, तो इस वायर के, जैसे ये वायर है, किसी भी पोर्शन पर अगर हमें पोटेंशियल ड्रॉप जो हमारा होगा, किसी भी पोर्शन पर हमारा क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यानी पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, पोटेंशियल जो पर यूनिट लेंथ में डिक्रीज आता है पोटेंशियल में, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। तो इस कंडीशन में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो उस पोर्शन के, वायर के उस पोर्शन के जिसमें कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, पूरी वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो होगा वैसे तो, लेकिन मान लीजिए हम अगर इस पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं या इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। इस पोर्शन की बात करें तो ये वाला पोर्शन, इसकी लेंथ, इस पोर्शन की बात करें तो इसकी लेंथ, इस पोर्शन की बात करें तो इसकी लेंथ। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा हमारा, यानी पोटेंशियल में डिक्रीमेंट होगा पर यूनिट लेंथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वायर के उस पोर्शन के, जो लेंथ होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये था हमारी जो पोटेंशियोमीटर है उसका प्रिंसिपल, और इसको भी आप सही कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं पहले एप्लीकेशन की, इसके टू कंपेयर द EMFs ऑफ टू सेल्स। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम, आपको स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो देखिए एग्जाम में तो डेफिनेटली आपको पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कोई स्पेशल ज़रूरत मुझे पड़ी नहीं डायग्राम बनाने की। देखिए क्या किया मैंने, ये जो टर्मिनल है इस पोटेंशियोमीटर का, आपने ये सही कर लिया होगा हो। तो ये जो पोटेंशियल जो टर्मिनल है इस पोटेंशियोमीटर का, यहाँ से हमने दो सेल्स कनेक्ट कर लिए। दो क्यों करें? क्योंकि हम दो सेल्स का EMF कंपेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दो हमें करने पड़ेंगे। तो एक हमने कर लिया यहाँ पर, इसका EMF E1 नाम दे दिया। इस सेल का भी कोई EMF होगा जो हमने यहाँ पर करा, तो उसको E2 नाम दे दिया। अभी हमने खाली छोड़े हुए हैं, कनेक्ट नहीं किए हैं सर्किट में। तो मान लीजिए पहले हमने इस सेल को कनेक्ट कर दिया सर्किट में। आप दिखाएंगे नहीं, ऐसा होता है, आप दिखाएंगे नहीं, आप इसको रहने देंगे, आप ओके है। ये डायग्राम ऐसा नहीं कि आपका नंबर कट जाएगा इसमें। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर लिया, ये लगाए गैल्वेनोमीटर, ये लगाया हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर है जिस तरह से हम हमारा जो इससे पीछे वाला मीटर ब्रेस था उसमें करते थे, उसी तरह से अब हमको करना है। क्या करना है, जैसे ही हमने इसको जोड़ा तो ये जो EMF है सेल का, ये काम करना शुरू कर देगा। तो हमने इसको E1 नाम दे रखा है। देखिए अब क्या होगा, आपने जैसे ही इसको यहाँ से जोड़ा तो ये जो डिफ्लेक्शन आपको देना शुरू कर देगा गैल्वेनोमीटर। तो आपको क्या करना है, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स हमारा है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस आप निकालेंगे। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है आपको पिछली वीडियो में कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, तो वो वीडियो मैं आपको सजेस्टेड वीडियोस में डाल दूंगा, देख लीजिएगा उसको, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक बैलेंस पॉइंट ढूंढा। अब देखिए यहाँ पर आपको बैलेंस पॉइंट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखिए ये लगभग 75 है ये। तो यहाँ तक 100 हुआ, और ठीक है 75 अगर ये होगा तो इस वायर पर, पहली वायर तो ये है, दूसरी ये है, 75 नहीं होगा सॉरी, ये 100, यहाँ तक जाने पर 100, फिर ये 110, 120 और 125, यहाँ पर 125 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, ठीक है। हम इसको L1 मानेंगे हम L1 पर, स्मॉल L1 ये है, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा। तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ आ गई आपकी, ये आ गई स्मॉल L1,
ठीक है। तो मान लेते हैं बैलेंसिंग लेंथ आपको स्मॉल L1 मिल गई, तो EMF की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, EMF की वैल्यू क्या होगी, E1 इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा, E1 इज इक्वल टू हमारा E इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। तो कांस्टेंट करंट हम मान लेते हैं I फ्लो हो रहा है, पूरी वायर में एक ही करंट फ्लो होगा I, और रेजिस्टेंस हम अगर R मानेंगे तो मतलब थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, सुनिए, अगर आपके पास यहाँ तक का आपको निकालना होता, मान लीजिए कि जो यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ मतलब सबसे छोटी लेंथ हम यहाँ पर ये ले सकते हैं, एक डॉट टाइप का, इसका जो रेजिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं x है। तो यहाँ तक का क्या होता, 5 सेंटीमीटर तक का 5x, 10 सेंटीमीटर तक का 10x, 100 सेंटीमीटर तक का 100x। तो हमारे पास 125 यहाँ पर आ रहा है, उस 125 का क्या हो जाएगा हमारा 125x। लेकिन ये तो डेरिवेशन है ना, यहाँ पर हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर नहीं चल सकते। 125 की जगह हमारे पास L1 है, तो क्या हो जाएगा 125x की जगह हो जाएगा L1x। तो सिंपल यहाँ पर आ जाएगा L1x। ये लेंथ L2 होती, L2 आता, ये लेंथ y होती, y आ जाता y इंटू एक्स, ये लेंथ 125 होती, 125 इंटू एक्स होता अगर प्रैक्टिकली आती तो। अब देखिए हमने क्या करा, इतना काम हमें करना था, ये काम हमारा हो गया। अब हमने इसकी को यहाँ पर जोड़ दिया। आप ऐसा फिर से करेंगे नहीं, बस थोड़ा थोड़ा यहीं पर देख लेंगे और वहाँ पर आप कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे आप, ये आपने यहाँ लगा दिया, सिमिलर प्रोसेस, सेम प्रोसेस यहाँ पर रिपीट होगा, इस तरह से E2 आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि यहीं पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने जॉकी स्लाइड करी स्लाइड करी स्लाइड करी और आपको बैलेंसिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है कहीं पर, यहाँ पर आपको मिल गया, तो आपने इसको क्या कह दिया, इसको आपने कह दिया L2। ये बैलेंसिंग लेंथ L2 हो गई जब आपने E2 के साथ इसको जोड़ा, तो ये हो जाएगा I। करंट तो सेम रहेगा ना, पूरी वायर में करंट तो सेम ही है, तो I इंटू लेंथ क्या हो गई हमारी L2 हो गई, ठीक है। और जो वायर का हमारा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है वो तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, तो वो तो x ही रहेगा ना यार, तो x रहेगा। अब हमें करना क्या है, कंपेयर कराना है। देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या होगा अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, हमें फाइनल एक्सप्रेशन में क्या चाहिए, E1 और E2 से मतलब है। E1 E2 कैसा आएंगे, देखिए हम कर देते हैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास आ जाएगा E1 बाय E2 इज इक्वल टू I, ये देखिए यहाँ पर जाकर ये अपॉन में आ जाएंगे, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, X से X कैंसिल हो जाएगा, L1 बाय L2। तो अब हम दो सेल्स के EMF बैलेंसिंग लेंथ्स निकालकर डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। और ये था हमारा पहला एप्लीकेशन, टू कंपेयर द EMFs ऑफ टू सेल्स। दूसरा और लास्ट एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, स्मॉल r से मैंने डिनोट किया है। अगर आप समझे नहीं क्यों किया है तो मैं डाल रहा हूँ सजेस्टेड वीडियोस में वो वीडियो जहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस का बेकार छड़ा हुआ टॉपिक, हाँ वही वाला यार, उसकी हमने बात की है, उसको मैं डाल दूंगा। इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप उसको देख लीजिए, छोटा सा टॉपिक वो है, आप उसको देख लीजिए पहले, ठीक है, तब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो पहले उसको देख कर आइए, और अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। यार पार्टी पार्टी, बस चुप हो जा भाई, बोर्ड के पेपर दे ले पहले, तब कर लियो पार्टी भाई मेरे। तो चलिए डिस्कस करते हैं, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के लिए डायग्राम देखिए, यहाँ पर सिर्फ इतना इतना चेंज करना है, बाकी सारा सेम है आपका। तो हमने क्या किया, एक बैटरी यहाँ पर E कनेक्ट कर दी है, हाँ बैटरी सर E तो ये थी, ये तो आपने E डैश कर दी, बताया भी नहीं हमें। तो भैया बताया इसलिए नहीं कि, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये E डैश ऑक्सिलरी बैटरी हमने इसको बोलते हैं, यहाँ पर कनेक्ट कर दी है, और ये बैटरी E है। अब आप सोचेंगे हमने इसको E क्यों नहीं नाम दे दिया, E डैश क्यों नाम दे दिया, तो भाई जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसमें इसका रोल होता है, इस वाली बैटरी का। अगर हम इसको नाम दे देंगे E डैश, तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन में इसकी ज़रूरत होती है, और अगर आपका E डैश फाइनल एक्सप्रेशन में आएगा तो थोड़ा क्लासी नहीं लगेगा, क्लासी क्लासी तब लगेगा जब आपका E डैश यहाँ पर होगा और यहाँ पर E होगा। तो इस क्लास को मेंटेन करने के लिए हम इसको नाम दे देंगे E, ठीक है। तो ये कनेक्ट कर दिया है हमने E बैटरी यहाँ पर, और इस E बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया है गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ। रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्टेड है एक जॉकी, ठीक है, जॉकी कनेक्टेड है। अब यहाँ पर से क्या हो रहा है, देखिए एक रेजिस्टेंस बॉक्स S से ये कनेक्टेड है, ये वाली बैटरी
क्योंकि हमें यार इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो वो इसी से तो आएगा जब इस बैटरी के दोनों एंड्स पर हम कुछ कनेक्ट करेंगे। तो हमने कर दिया एक रेजिस्टेंस बॉक्स एस कनेक्ट और एक की यहाँ पर कनेक्ट की है। की यहाँ पर कनेक्ट करने का मतलब हमें इसका यूज़, एक ऐसी कंडीशन भी होगी जब हमें इसका यूज़ नहीं होगा। तो अभी हमने इसको ओपन रखा है। सबसे पहले हम यहाँ से करंट ड्रॉ कराएंगे, हमें इसका यूज़ अभी नहीं है तो करंट यहाँ से आएगा और यहाँ चला जाएगा। सेम हम बैलेंस पॉइंट ढूंढेंगे, बैलेंस पॉइंट ढूंढने के बाद हमारे पास ई आएगा, EMF हमारे पास आएगा, जैसे पहले आया था वैसे ही आएगा, I इंटू L1X, ठीक है, I इंटू L1X हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसके एक्सप्रेशन में V होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस की को कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। हम, आप ऐसा होते हुए दिखाएंगे नहीं फिर से, ठीक है, हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, या इस बार दिखा भी दो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, मार्क्स आपका वैसे भी मिलना कटना कुछ नहीं है। तो ठीक है, आपने लगा दिया, कुछ करा नहीं करा, बस इसको आप यहाँ से करंट ड्रॉ करा देंगे। अब आप पोटेंशियल, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पर निकालेंगे, उसको हम डिनोट करते हैं V से। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन होता है, अगर आपने उसको देख लिया है तो उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है पता है आपको, वो होता है R इज इक्वल टू E/V-1 इंटू R। रेजिस्टेंस वहाँ पर R थी इसलिए वहाँ R था, यहाँ पर S है तो S आएगा, ठीक है, ये एक्सप्रेशन होता है इसका, इसलिए हमें V निकालना पड़ रहा है। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप बताइए बताइए बताइए। V आ जाएगा सिमिलरली I/L2X, सेम आएगा भाई, कुछ नहीं डिफरेंस है उसमें। हमने इसको E1 E2 कहते थे, यहाँ पर हमने इसको E और V के रखा है, तो एक्सप्रेशन तो वही वाली है, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, हमें E/V चाहिए, तो हम क्या कराएंगे, हम कराएंगे E/V, आ जाएगा हमारा L1/L2, ठीक है। फिर हम इस लाइन को भी ऐड करेंगे जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी। आप यहाँ पर लिखेगी वी नो दैट, आप यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस इज R इज इक्वल टू E/V-1 इंटू S, आप ये लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे, इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर, यहाँ पर अभी तक आपने माना कुछ नहीं है, इसको आप 1 मान लेंगे, इसको आप 2 मान लेंगे, फिर आप लिखेंगे इक्वेशन 1/2, तब आपका ये आएगा। इसको आप इक्वेशन 3 मान लेंगे, फिर आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, बट फ्रॉम इक्वेशन 3 R इज इक्वल टू, आप लिखेंगे E/V इज इक्वल टू L1/L2, देन E/V की जगह आप यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से L1/L2, ठीक है, इतना समझ में आया आपको, -1 इंटू S आ गया, यही तो आ गया फाइनल एक्सप्रेशन फॉर, या फिर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तभी समझ में आएगा ये वाला आपको जब आपने इंटरनल रेजिस्टेंस वाला जो टॉपिक है वो देखा होगा। तो फाइनली हमारा जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, पोटेंशियोमीटर का लास्ट टॉपिक था, उसमें भी लास्ट टॉपिक हमारा टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल था, वो ख़त्म हो गया है। बहुत रोना मेरे को आ रहा है यार। आप एक काम कीजिए, आप नोट कीजिए, तब तक मैं रोकर आता हूँ। कर लिया आपने नोट? आई होप आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने तो अपना 100% दिया है। और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं आया है और आप अनलाइक कर रहे हैं तो मुझे वजह बता दीजिए भाई साहब, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि आने वाली जो वीडियोस में है वो मैं मिस्टेक रिपीट ना करूं, ठीक है। अगर ये जो चैप्टर है आपका इंपॉर्टेंट है बहुत, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं इस चैप्टर से। और आपका जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पोटेंशियोमीटर के प्रैक्टिकल आपके पास हैं, मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल आपके पास है, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, न्यूमेरिकल्स चाहिए, कुछ भी इससे रिलेटेड या किसी चैप्टर से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सब मटेरियल प्रोवाइड हम कर देंगे। और हमारे इस लेक्चर को, इस जो चैप्टर है इसका आखिरी लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।